जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDS 184 रेडियो लेखन की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक बाकी दो क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो वहां से आप लोग उन क्लासेस को जरूर कवर कर लीजिएगा। वहां पर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है और आज भी हम लोग यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक पीडीएफ में कवर कर दिया है, इसके अलावा उसमें क्वेश्चंस होंगे यानी कि जो पढ़ा रहे हैं इसके अतिरिक्त उसमें जो क्वेश्चंस होंगे तो उनको आपको जरूर पढ़ना है अगर आपको एग्जाम अच्छे से पास करना है। अगर आपको उसको डाउनलोड करना है तो आप जो है 9580023321 इस नंबर पे जो व्हाट्सअप कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट से जो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है shop.hindustannowledge.com। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, सर्च कोड पे टाइप करना है BHDS 184। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रेडियो लेखन सॉल्व गैस पेपर। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, बाय नाउ के बटन पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर इस व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके जो है हमारी टीम के पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रश्न कह रहा है। पहला प्रश्न है, रेडियो की भाषा अन्य भाषाओं की माध्यम यानी कि अन्य माध्यमों की जो भाषा है इस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो रेडियो की भाषा होती है वो अन्य माध्यमों की भाषा से किस प्रकार अलग है, वो आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो रेडियो की भाषा अन्य माध्यमों की भाषा से कई मायने में अलग होती है। रेडियो एक श्रव्य है यानी कि सुनाई देने वाला माध्यम है, जबकि अन्य माध्यम जैसे अखबार, टीवी, इंटरनेट आदि माध्यम में दृश्य यानी कि दिखाई देने वाले और लिखित तत्व भी शामिल होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है, श्रव्य माध्यम होने के कारण भाषा सरल और स्पष्ट होती है। यानी रेडियो में क्या होता है, श्रव्य माध्यम होने के कारण जो इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। रेडियो में श्रोता केवल आवाज सुनते हैं, इसलिए भाषा बहुत सीधी, स्पष्ट और आसान होनी चाहिए। कठिन शब्दों या जटिल वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि श्रोता को बार बार सुनने का अवसर नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पर जो है रेडियो में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे लोग जो है आपस में रिलेट कर पाते हैं। तो रेडियो में आमतौर पर वही भाषा प्रयोग की जाती है जो लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में बातचीत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इससे श्रोता को ऐसा लगता है जैसा कोई उनसे सीधे बात कर रहा है। जैसे अब आप सुन रहे हैं सुबह की ताजा खबरें, तो यह भाषा औपचारिक नहीं बल्कि दोस्ताना है। इसके बाद ध्वनि का प्रभाव का महत्व यानी ध्वनि प्रभाव का महत्व। रेडियो में आवाज, संगीत और अन्य ध्वनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक समाचार या नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए पृष्ठभूमि संगीत या साउंड इफेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। इसलिए रेडियो की भाषा में आवाज की लय और उतार चढ़ाव जो है बहुत मायने रखते हैं। इसके बाद सीमित समय पर अधिक जानकारी। रेडियो में क्या होता है, हम लोग सीमित समय में यानी कम समय में जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सीधे मुख्य जानकारियां दी जाती हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो रेडियो पर समय सीमित होता है, इसलिए भाषा में संक्षिप्तता होनी चाहिए। बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहना रेडियो की भाषा की विशेषता है। जैसे समाचार में, दिल्ली में आज भारी बारिश हुई, कई सड़कें जलमग्न हो गई। इसके बाद दृश्य सामग्री का अभाव इसमें देखने को मिलता है। रेडियो में कोई चित्र या वीडियो नहीं होता है, इसलिए भाषा के माध्यम से ही दृश्य की कल्पना करनी होती है। उदाहरण के लिए, कोई पर्वत की सुंदरता का वर्णन कर रहा है तो शब्दों के माध्यम से श्रोता के मन में उसकी छवि बनानी होती है। रेडियो का काम होता है कि रेडियो में कोई जानकारी दी जा रही है तो इसमें क्या होता है, कोई चित्र का तो प्रयोग होता नहीं, इसलिए जो भी आप जानकारी दे रहे हैं तो आपको जो इतनी कोशिश करनी, रेडियो को इतनी कोशिश करनी है कि वो जो है श्रोता के दिमाग में तस्वीर को, छवि को बना सके। इसके बाद सीधा संवाद। तो रेडियो में आमतौर पर आप का प्रयोग होता है जिससे लगता है कि उद्घोषक श्रोता से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। यह शैली अन्य माध्यमों जैसे अखबार तीसरे व्यक्ति में लिखते हैं से अलग है। इसके बाद है तत्कालता और ताजी, यानी कि रेडियो की भाषा में ताजगी और जीवंतता होती है क्योंकि रेडियो का मुख्य उद्देश्य तुरंत और सजीव जानकारी देना होता है। इसलिए भाषा में ऊर्जा, उत्साह और गति होनी चाहिए। तो उसमें जो रेडियो में क्या होता है, आपको तत्काल जानकारी मिलती है और ताजा जानकारी, जबकि अखबार में क्या होता है, जो आज घटना घटेगी वो कल न्यूज़पेपर में आएगा, यानी कि एक दिन लेट आपको जानकारी वहां पर मिलती है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष लेकर अपना आंसर समाप्त करेंगे।
तो रेडियो की भाषा संवादी, सरल, स्पष्ट और भावनात्मक और श्रव्य प्रभावों से भरपूर होती है। इसका उद्देश्य श्रोता से जुड़ाव बनाना होता है, न कि केवल जानकारी देना। यही कारण है कि रेडियो की भाषा अन्य माध्यमों से भिन्न और विशेष होती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की भूमिका का विवेचन कीजिए। यानी कि ओपन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि आप लोग भी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो ओपन से कर रहे हैं, तो मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की क्या भूमिका है उसको देखेंगे। तो मुक्त शिक्षा प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जो सभी लोगों को बिना किसी उम्र, समय या स्थान की बाधा के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है। इसमें पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की तुलना में अधिक लचीलापन होता है और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जो किसी कारणवश नियमित रूप से स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं जा सकते। इस प्रणाली में कई माध्यमों का उपयोग किया जाता है, जैसे पुस्तकों, ऑडियो वीडियो, इंटरनेट और रेडियो। इनमें से रेडियो एक जो है महत्वपूर्ण साधन होता है। तो यहाँ पर मुक्त शिक्षा प्रणाली क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें वे लोग एडमिशन लेते हैं जो है स्कूल को नियमित रूप से नहीं जा सकते या फिर उनका कॉलेज दूर है, तो वो जो है ओपन से अपना जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें जो है रेडियो का क्या महत्व है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियो का महत्व। तो रेडियो एक सस्ता, सुलभ और प्रभावी माध्यम है जो दूर दराज के इलाकों तक भी आसानी से पहुंच सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां अब भी बहुत से लोग इंटरनेट या कंप्यूटर जैसी सुविधाओं से वंचित हैं, रेडियो एक उपयोगी और व्यवहारिक विकल्प बनकर उभरा है। यह तकनीकी रूप से बहुत जटिल नहीं होता है और कम बिजली की खपत में भी काम करता है। इसके बाद है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण यहाँ पर होता है। तो रेडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री को ऑडियो रूप में प्रसारित किया जा सकता है। भारत में ज्ञानवाणी और इग्नू रेडियो जैसे कई शैक्षणिक रेडियो चैनल हैं जो विभिन्न विषयों पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इन कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम आधारित जानकारी, विशेषज्ञों से चर्चा, विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान और प्रेरणादायक जो है वार्ताएं शामिल होती हैं। यानी कि क्या होता है, रेडियो के माध्यम से जो है शिक्षण सामग्री को ऑडियो रूप में प्रसारित किया जाता है। जैसे भारत में ज्ञानवाणी और इग्नू रेडियो जैसे जो है शिक्षक रेडियो चैनल हैं जो विभिन्न विषयों पर जो है शिक्षण कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है सीखने का लचीलापन होता है। रेडियो सुनने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती है। छात्र खेती करते हुए, काम करते या सफर के दौरान भी रेडियो सुन सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती है जो नौकरी या घरेलू जिम्मेदारियों के कारण नियमित पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है साक्षरता और जागरूकता। रेडियो के माध्यम से साक्षरता बढ़ाने और सामाजिक जागरूकता फैलाने में भी सहायता मिलती है। इसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे छात्रों का समग्र विकास होता है। इसके बाद यहाँ पर सीमाएं इसकी क्या है। हालांकि रेडियो एक उपयोगी माध्यम है पर इसकी कुछ भी सीमाएं भी हैं। इसमें चित्र और वीडियो नहीं दिखाए जा सकते हैं, जिससे कुछ विषयों को समझना जो है कठिन हो जाता है। इसके अलावा रेडियो पर दी जो है दो तरफा संवाद सीमित होता है, जिससे छात्रों के सवालों का तुरंत समाधान नहीं हो पाता है। निष्कर्ष अगर हम लोग देखें तो मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अन्य तकनीकी माध्यम उपलब्ध नहीं है। यह शिक्षा को सुलभ और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो इसे अन्य माध्यमों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो यह करोड़ों लोगों तक शिक्षित करने का जो है सशक्त उपकरण बन सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारी जो मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो क्या भूमिका है। तो ये क्या करता है, शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण भी करता है और सीखने का लचीलापन होता है, यानी कि आप इसे कहीं भी सीख सकते हैं। साक्षरता और जागरूकता इससे बढ़ती है। उसके बाद इसकी कुछ सीमाएं भी होती है और फाइनल हम लोग निष्कर्ष लेकर आंसर को समाप्त कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रेडियो के विकास पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है रेडियो का विकास कैसे हुआ उसका हम लोग पूरा क्रम देखेंगे। तो भारत को 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद रेडियो का महत्व और भूमिका बहुत बढ़ गई। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि शिक्षा, सूचना, राष्ट्रीय एकता का जो है माध्यम भी बन गया। स्वतंत्र भारत में रेडियो का विकास कई चरणों में हुआ था। देखिए वर्तमान में जब भारत आजाद हुआ सिर्फ रेडियो ही था, तब टीवी वगैरह कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। इसके बाद स्वतंत्रता के समय इसकी स्थिति क्या थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश में कुछ ही रेडियो स्टेशन थे। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के सिर्फ 6 केंद्र थे।
और करीब 2.5 लाख रेडियो सेट पूरे देश में मौजूद थे। उस समय रेडियो का उपयोग मुख्यतः समाचार और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर रेडियो का नाम और भूमिका। तो 1956 में ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में आकाशवाणी कहा जाने लगा। यह नाम प्रसिद्ध हिंदी कवि पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा सुझाया गया था। आकाशवाणी का उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को हित और सुख मिले। रेडियो ने स्वतंत्र भारत की नई पहचान को गढ़ने में मदद की। यह सरकार की योजनाओं, नीति और घोषणाओं को आम जनता तक पहुंचाने का जो है प्रमुख माध्यम बना था। क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो कोई भी जानकारी जो है आम जनता तक पहुंचती थी वो रेडियो के थ्रू पहुंचती थी। इसके बाद है शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए भी रेडियो का उपयोग बढ़ा। विश्वविद्यालयों और स्कूलों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। इसके अलावा रेडियो ने संगीत, नाटक, कविता और लोक कला को भी बढ़ावा दिया। विविध भारती सेवा की शुरुआत 1957 में हुई, जिसने मनोरंजन के क्षेत्र में रेडियो को बहुत लोकप्रिय बना दिया था। इसके बाद यहाँ पर समाचार सूचना भी रेडियो के माध्यम से देखने को हमको मिलने लगी। रेडियो ने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन लोगों को देश दुनिया की घटनाओं से अवगत कराते थे। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अन्य संचार के साधन नहीं थे, रेडियो ही जानकारी का मुख्य स्रोत था। तो यहाँ पर ये क्या करता था, रेडियो जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाओं को पहुंचाता था, क्योंकि उस समय कोई वहां पर दूसरे संचार के माध्यम थे नहीं, तो रेडियो ही जानकारी का मुख्य स्रोत था। इसके बाद है तकनीकी विकास और विस्तार। तो 1950 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ। फिर 1990 तक देश भर में सैकड़ों रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। ट्रांजिस्टर रेडियो के आने से रेडियो और भी सुलभ हो गया। अब लोग चलते फिरते भी रेडियो सुन सकते थे। इसके बाद यहाँ पर नीति और निजीकरण, यानी कि नई नीतियां और निजीकरण आया, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तब क्या हुआ, 1990 के दशक में भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी एफएम चैनलों की शुरुआत हुई। इससे रेडियो और अधिक लोकप्रिय और प्रतिस्पर्धी हो गया। अब मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम भी प्रसारित होने लगे थे। अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लेकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेडियो ने भारत में एक मजबूत सूचना तंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह आज भी ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए सस्ता और भरोसेमंद माध्यम है। आधुनिक तकनीक और इंटरनेट के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है और यह जनसंचार का एक प्रभावी माध्यम बना हुआ है। तो यहाँ पर टोटल हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।